हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक और नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी ब्लड वेसल्स। पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में पल्मोनरी आर्टरी शामिल है जो लंग्स की एल्वियोलाई तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, और ब्रोंकियल आर्टरी जो लंग्स के बाकी स्ट्रक्चर्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से पंप किए गए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की एल्वियोलाई तक सप्लाई करती है, जिसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। राइट वेंट्रिकल से निकलने के बाद ये आर्टरी राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में बढ़ जाती है। हर ब्रांच अपने साइड के लंग में प्राइमरी ब्रोंकस के साथ एंटर करती है। लंग में एंटर करने के बाद पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच छोटे वेसल्स में डिवाइड होती है और आखिर में कैपिलरी प्लेक्सिस बनाती है जो एल्वियोलाई के साथ बहुत करीबी इंटीमेट रिश्ता रखती है। कैपिलरी प्लेक्सिस का काम सिर्फ और सिर्फ एल्वियोलर गैस एक्सचेंज से जुड़ा होता है। एल्वियोलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर साइड से एक एक पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम तक ले जाया जाता है। ब्रोंकियल आर्टरी डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा से निकलती है। ये ब्रोंकाई, कनेक्टिव टिश्यू और लंग स्ट्रोमा के बाकी स्ट्रक्चर्स, विसरल प्लूरा और पल्मोनरी लिम्फ नोड्स को आर्टीरियल यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। इन स्ट्रक्चर्स से निकलने वाला वीनस ब्लड हर साइड की दो ब्रोंकियल वेन्स के जरिए ड्रेन होता है। राइट साइड की ब्रोंकियल वेन्स अजाइगस वेन में ड्रेन होती हैं और लेफ्ट साइड की ब्रोंकियल वेन्स सुपीरियर हेमी अजाइगस या लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन्स में ड्रेन होती हैं। हालांकि ब्रोंकियल सर्कुलेशन के दूर वाले हिस्से का ब्लड सीधे पल्मोनरी वेन्स की ट्रिब्यूटरीज में ड्रेन हो जाता है। फिजियोलॉजिकल शंट। डेफिनेशन। फिजियोलॉजिकल शंट को एक ऐसे डाइवर्जन यानी रास्ते के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसके जरिए वीनस ब्लड आर्टीरियल ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। कंपोनेंट्स। फिजियोलॉजिकल शंट के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ब्रोंकियल सर्कुलेशन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बिना ऑक्सीजनेट हुए सीधे पल्मोनरी वेन्स में बहना नॉर्मल फिजियोलॉजिकल शंट का एक हिस्सा बनाता है। थीबियन वेन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सीधे कार्डियक चेंबर्स में बहना, इसकी डिटेल चैप्टर 108 में है। वीनस एडमिक्सचर एंड वेस्टेड ब्लड। फिजियोलॉजिकल शंट की वजह से वीनस एडमिक्सचर होता है। वीनस एडमिक्सचर का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिल जाना। वीनस ब्लड का वो हिस्सा, फ्रैक्शन, जो पूरी तरह ऑक्सीजनेट नहीं हो पाता, उसे आमतौर पर वेस्टेड ब्लड माना जाता है। नॉर्मल शंट लेवल एंड इट्स वेरिएशंस। हार्ट के लेफ्ट साइड में वीनस ब्लड का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल शंट कार्डियक आउटपुट का 1% से 2% होता है। नॉर्मल लोगों में यह बढ़कर कार्डियक आउटपुट का 5% तक हो सकता है। नहीं, मैं नहीं मानता। जो कि फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के अंदर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो के मिसमैच होने की वजह से हो सकता है। शंट में पैथोलॉजिकल बढ़ोतरी यानी इंक्रीज कई कंडीशंस में होती है, जैसे कि अक्यूट पल्मोनरी इन्फेक्शंस और ब्रोंकिएक्टेसिस यानी क्रॉनिक पल्मोनरी इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस की वजह से ब्रोंकाई का हमेशा के लिए फैल जाना। फिजियोलॉजिकल शंट वर्सेस फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। फिजियोलॉजिकल शंट फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के ही जैसा है। फिजियोलॉजिकल शंट में वेस्टेड ब्लड शामिल होता है और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में वेस्टेड एयर शामिल होती है। दोनों वेस्टेड ब्लड और वेस्टेड एयर एल्वियोलर मेम्ब्रेन के दोनों तरफ मौजूद होते हैं और दोनों ही वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो पर असर डालते हैं। चैप्टर 122। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पल्मोनरी ब्लड वेसल्स। पल्मोनरी ब्लड वेसल्स के कुछ खास फीचर्स नीचे दिए गए हैं। पल्मोनरी आर्टरी की वॉल बहुत पतली होती है। इसकी थिकनेस सिस्टेमिक एओर्टा की वॉल के मुकाबले सिर्फ 1/3 यानी 1/3 होती है। बाकी पल्मोनरी ब्लड वेसल्स की वॉल्स भी पतली होती हैं। पल्मोनरी ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं और इनमें फैलने की क्षमता, डिस्टेंसिबिलिटी ज्यादा होती है। पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल कोट अच्छे से डेवलप नहीं होता। ट्रू आर्टीरियोल्स में भी स्मूथ मसल फाइबर्स कम होते हैं। पल्मोनरी कैपिलरीज सिस्टेमिक कैपिलरीज के मुकाबले बड़ी होती हैं। ये कैपिलरीज काफी घनी होती हैं और इनमें कई एनास्टमोसिस होते हैं, इसीलिए हर एक एल्वियोलस एक पल्मोनरी बास्केट से घिरा होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में वैस्कुलर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। यह सिस्टेमिक सर्कुलेशन का 10वां हिस्सा होता है। पल्मोनरी वैस्कुलर सिस्टम एक लो प्रेशर बेड है। पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर और पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर बहुत कम होते हैं। पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है और पल्मोनरी वेन्स लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। क्यों हिला डाला ना? इसमें फिजियोलॉजिकल शंट मौजूद होता है। पल्मोनरी ब्लड फ्लो। लंग्स वो पूरा ब्लड रिसीव करते हैं जो राइट वेंट्रिकल से पंप होता है। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का पर मिनट ब्लड आउटपुट बराबर होता है, जो कि लगभग 5 लीटर है। इस तरह लंग्स उतना ही ब्लड अकोमोडेट करते हैं जितना बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स मिलकर करते हैं। पल्मोनरी ब्लड प्रेशर। पल्मोनरी ब्लड वेसल्स सिस्टेमिक वेसल्स के मुकाबले ज्यादा डिस्टेंसिबल होते हैं, इसीलिए पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेशर कम होता है।
इस तरह पूरा पल्मोनरी वैस्कुलर सिस्टम एक लो प्रेशर बेड है। पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर 25 mmHg, डायस्टोलिक प्रेशर 10 mmHg, मीन आर्टीरियल प्रेशर 15 mmHg, पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर। पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर लगभग 7 mmHg होता है। ये प्रेशर एल्वियोलाई और ब्लड के बीच गैसेस के एक्सचेंज के लिए काफी यानी सफिशिएंट होता है। मेजरमेंट ऑफ पल्मोनरी ब्लड फ्लो। पल्मोनरी ब्लड फ्लो को फिक प्रिंसिपल अप्लाई करके मेजर किया जाता है। इसकी पूरी डिटेल्स चैप्टर 98 में दी गई हैं। रेगुलेशन ऑफ पल्मोनरी ब्लड फ्लो। पल्मोनरी ब्लड फ्लो नीचे दिए गए फैक्टर्स के जरिए रेगुलेट होता है। कार्डियक आउटपुट, वैस्कुलर रेजिस्टेंस, नर्वस फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स, ग्रेविटी और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। 1. कार्डियक आउटपुट। पल्मोनरी ब्लड फ्लो सीधे तौर पर कार्डियक आउटपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए कोई भी फैक्टर जो कार्डियक आउटपुट को बदलता है वो पल्मोनरी ब्लड फ्लो को भी असर करता है। कार्डियक आउटपुट बदले में 4 फैक्टर्स यानी 4 से रेगुलेट होता है। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। वीनस रिटर्न, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट को असर करने वाले फैक्टर्स की डिटेल चैप्टर 98 में दी गई है। 2. वैस्कुलर रेजिस्टेंस। पल्मोनरी ब्लड फ्लो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस के मुकाबले पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस काफी कम होता है। रेस्पिरेशन के अलग अलग फेजेस में पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बदलता रहता है। इंस्पिरेशन के दौरान इंट्राथोरैसिक प्रेशर कम होने की वजह से पल्मोनरी ब्लड वेसल्स फैल जाते हैं। इससे वैस्कुलर रेजिस्टेंस घट जाता है और नतीजे में पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। एक्सपिरेशन के दौरान पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। एक्सरसाइज जैसी कंडीशंस में वैस्कुलर रेजिस्टेंस घट जाता है और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ये एक्सरसाइज की वजह से होने वाली हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया से इन्फ्लुएंस होता है। 3. नर्वस फैक्टर्स। एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में सिंपैथेटिक नर्व्स की स्टिमुलेशन वेजोकंस्ट्रिक्शन के जरिए पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है। वहीं पैरासिम्पैथेटिक यानी वेगस नर्व की स्टिमुलेशन वेजोडायलेटेशन के जरिए वैस्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर देती है। हालांकि फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल कंडीशंस में यह डाउटफुल है कि ऑटोनॉमिक नर्व्स लंग्स तक ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने में कोई बड़ा रोल निभाते हैं या नहीं। 4. केमिकल फैक्टर्स। कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती यानी एक्सेस या ऑक्सीजन की कमी यानी लैक वेजोकंस्ट्रिक्शन पैदा करती है। हाइपोक्सिया की वजह से होने वाले इस पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन का असली कारण तो नहीं पता, लेकिन इसका एक बड़ा सिग्निफिकेंस यानी महत्व है। अगर लंग्स का कोई हिस्सा हाइपोक्सिया से अफेक्टेड होता है तो उस एरिया की कैपिलरीज सिकुड़ यानी कंस्ट्रिक्ट जाती हैं। इस वजह से ब्लड को पड़ोस के उन एल्वियोलाई की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है जहां गैशियस एक्सचेंज सही से हो रहा हो। 5. ग्रेविटी एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आमतौर पर खड़े होने की पोजीशन यानी स्टैंडिंग पोजीशन में बॉडी के निचले हिस्सों में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और हार्ट के लेवल से ऊपर के हिस्सों में प्रेशर कम होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के असर की वजह से होता है। ठीक ऐसी ही कंडीशन कुछ हद तक लंग्स में भी देखी जाती है। लंग्स के अलग अलग हिस्सों में पल्मोनरी वैस्कुलर प्रेशर वेरी करता है। 1. एपिकल पोर्शन जोन 1। नॉर्मली लंग्स के एपिकल यानी सबसे ऊपर वाला पोर्शन में पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर लगभग एल्वियोलर प्रेशर के बराबर होता है। इसलिए पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर सिर्फ इतना ही होता है कि एल्वियोलर कैपिलरीज में ब्लड फ्लो हो सके। हालांकि अगर पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर घट जाए या एल्वियोलर प्रेशर बढ़ जाए तो कैपिलरीज कोलैप्स हो जाती हैं। ये एल्वियोलाई तक ब्लड फ्लो को रोक देता है। इसलिए लंग के इस जोन को एरिया ऑफ जीरो ब्लड फ्लो कहा जाता है। इन कंडीशंस में लंग्स के इस जोन में कोई गैशियस एक्सचेंज नहीं होता, इसीलिए इसे फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस का हिस्सा माना जाता है, जो वेंटिलेटेड तो है पर परफ्यूज्ड नहीं, वहां ब्लड नहीं पहुंच रहा। इस वजह से वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो बढ़ जाता है। ये स्थिति बैक्टीरिया खासकर ट्यूबरकल बैसिलाई की ग्रोथ के लिए रास्ता खोल सकती है, जिससे लंग्स का ये हिस्सा ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए ससेप्टेबल यानी प्रोन हो जाता है। 2. मिड पोर्शन जोन 2। लंग्स के मिड पोर्शन में एल्वियोलाई का प्रेशर पल्मोनरी सिस्टोलिक प्रेशर से कम होता है, लेकिन पल्मोनरी डायस्टोलिक प्रेशर से ज्यादा होता है। इस वजह से एल्वियोलाई तक ब्लड फ्लो सिस्टोल के दौरान बढ़ता है और डायस्टोल के दौरान घटता है। इसलिए लंग के इस जोन को एरिया ऑफ इंटरमिटेंट फ्लो यानी रुक रुक कर होने वाला फ्लो कहा जाता है। यहां वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो नॉर्मल रहता है। 3. लोअर पोर्शन। लंग्स के निचले यानी लोअर पोर्शन में पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर हाई होता है और ये सिस्टोल और डायस्टोल दोनों के दौरान एल्वियोलर प्रेशर से ज्यादा रहता है। इसलिए यहां ब्लड फ्लो लगातार होता रहता है। इस वजह से लंग्स के इस हिस्से को एरिया ऑफ कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो कहा जाता है। यहां ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कम हो जाता है। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out.
It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house. What you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out loud. Cigarette.